हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब पीएससी वाला। मेरा नाम है गौरव। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन रिलेटेड है जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान के टॉपिक से आपके आगामी हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2023 और महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिएगा। हमारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में आप इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था? सही इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था उसके खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हुआ था। ब्रिटिश राज के अधिकारियों द्वारा लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में। ठीक है, उसका पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन में बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर जो हिंदू पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग टर्म द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ईश्वरी प्रसाद ने, रमेश चंद्र मजूमदार ने, वी.डी. सावरकर ने या ताराचंद ने? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सही इसका आंसर है वी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने पहली बार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, मतलब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था आपके वी.डी. सावरकर ने। अगर इसके बारे में बात करें तो 1857 का भारतीय विद्रोह किसके खिलाफ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन के खिलाफ था। 1857 से 1858 के बीच में हुआ था और ये भारत का बहुत बड़ा विद्रोह था। ठीक है, और ये किसके खिलाफ हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ हुआ था। इसको इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इल्बर्ट बिल विवाद, पहला दिल्ली दरबार, रानी की घोषणा मतलब क्वीन प्रोक्लेमेशन और प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। इन सब जितने भी घटनाएं हैं उनको सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहलो जो घटनाएं हुई पहले उसको करना है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी उसको व्यवस्थित करते चलना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बताइएगा कौन सा सही है। सही इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसका सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले रानी की घोषणा हुई थी 1858 में। उसके बाद प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में देखने को मिला। फिर चौथा आपका आएगा पहला दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। डेट की बात हो रही थी। ठीक है, रानी की घोषणा 1858, उसके बाद देखा जाए तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, इल्बर्ट बिल विवाद 1883, पहला दिल्ली दरबार 1911। ठीक है, ध्यान रखिए सीक्वेंस को। चलिए बताइएगा, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, दूसरा किसे चुना गया था? बताइएगा। मतलब विनोबा भावे वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह जो आपका हुआ था उसके लिए। ठीक है, हु वॉज द सेकेंड? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइएगा। सही इसका आंसर देख लेते हैं। सही इसका आंसर रहेगा दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकेंड बोल सकते हैं सत्याग्रही के रूप में उनको चुना गया था। अगर इसके बारे में बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सीधे देखा जाए तो सीधे तौर पे अगस्त प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। एक अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके खिलाफ देखा जाए तो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। 1940 में युद्ध के महत्वपूर्ण समय के दौरान अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव दिया था और अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए के कमांडर इन चीफ कौन थे? हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस? कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फुजीहारा या कैप्टन सूरजमल? सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए के कमांडर इन चीफ कौन थे? बताइएगा। सही इसका आंसर है कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए के कमांडर इन चीफ कैप्टन मोहन सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किस बेड़े पर 1946 का नौसैनिक विद्रोह शुरू हुआ था? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लीट द नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946 वॉज स्टार्टेड? आईएनएस ताज, विराट, तलवार या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस बेड़े पर 1946 का नौसैनिक विद्रोह शुरू हुआ था? सही इसका आंसर है आपके आईएनएस तलवार में शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कथन है, कारण दिया हुआ है, बताना है दिए गए कोड में से कौन सा सही है। कथन है आपका, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसका कारण बताया जा रहा है, वेवेल ने सोचा कि इस व्यवस्था से भारत का विभाजन टल जाएगा। बताइएगा, ये सब जितने भी कोड दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको बताना है कौन सा सही होगा कोड। सही इसका आंसर रहेगा जो ए कथन है। ए कथन क्या है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। एक कथन सत्य है। उसका कारण बताया जा रहा है कि वेवेल ने सोचा कि इस व्यवस्था से भारत का विभाजन टल जाएगा। ये कारण गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में ले आया। ठीक है, उसका कारण दिखाया जा रहा है, राष्ट्रीयता और खिलाफत दोनों आंदोलन में सामंजस्यवाद विरोध का प्रमुख तत्व था। कथन दिया है, कारण दिया है। ऑप्शन ए बी सी डी में से जितने भी कोड दिए गए हैं उसके अनुसार आपको बताना है सही कौन सा होगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों दिया हुआ है। सही इसका आंसर देख लेते हैं। देखा जाए तो दोनों सही हैं। कथन दिया हुआ है कि खिलाफत आंदोलन में शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में ले आया था। कथन सही है। कारण दिया हुआ है, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में सामंजस्यवाद विरोध का प्रमुख तत्व था। ये भी देखा जाए तो सही स्टेटमेंट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, और जो कारण दिया हुआ है आर, ए का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है किस वॉइस रॉय ने ये बयान दिया और कब दिया। ठीक है, बयान है, मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं सहायता करूं। ये एक वॉइस रॉय थे, उन्होंने ये बयान दिया था। आपको बताना है ये जो बयान है किसके द्वारा दिया गया था और ये कब दिया गया था। ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है। ठीक है, कौन वॉइसरॉय ने ये बयान दिया और कब दिया ये भी बताइएगा। सही इसका आंसर देख लेते हैं। ये अगर इसकी बात करें तो ये बयान दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1900 में। ठीक है, उन्होंने देखा जाए तो 1900 में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वहाँ के, उनको एक पत्र लिखा था, उसमें ये स्टेटमेंट का जिक्र किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? इजी क्वेश्चन है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन, आपको बताना है कहाँ पर? चौरी चौरा, चंपारण, बारदोली या डांडी? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। चलिए सही इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है चंपारण में हुआ था। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह माना जाता है, आंदोलन था। ठीक है, इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। 1917 में हुआ था, कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है आपको, द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, अमरकंटक या सह्याद्री? बताइएगा। तो सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है?
सही इसका आंसर है कावेरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कहाँ से देखा जाए तो ताल कावेरी में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से जो 1341 मीटर की ऊंचाई पर है वहां से निकलती है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 81,155 वर्ग देखा जाए तो मीटर में फैली हुई क्षेत्र में है पूरा। इसका ध्यान रखिएगा। सोर्स ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ स्थित है आपको बताना है। द स्नो कवर्ड घेपन लेक इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घेपन लेक आपको बताना है। बर्फ से ढकी रहती हैं आमतौर पे। बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ पर स्थित है, इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइएगा। सही इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। घेपन लेक देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में नहीं निकलती है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलज या गंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सही इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। इसकी अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ बात की जा रही है तो ये नदी 5300 मीटर की ऊंचाई से हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तिब्बत से बाहर आने के बाद अरुणाचल प्रदेश के मध्य से भारत में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है और असम और बांग्लादेश से बहती है। सही इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। चलिए इजी क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भीमताल, वुलर, नैनीताल, डल। बताइएगा, भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भीमताल, वुलर, नैनीताल या डल लेक। इजी है, सही इसका आंसर देख लेते हैं, वुलर लेक। कहाँ पर से बताइएगा, वुलर लेक मतलब भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील वुलर लेक है, ये कहाँ पर से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाता है सबसे बड़ा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। सही इसका आंसर है, इजी है, गोदावरी नदी। अगर इसके बारे में बात करें तो गोदावरी बेसिन आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो पुदुचेरी के छोटे हिस्सों पर फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अधिकतम लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 995 किलोमीटर का है, 583 किलोमीटर का है। ध्यान रखिएगा, सही इसका आंसर है गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वॉयर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर। राणा प्रताप सागर, विंध्या सागर, रिहण या नागार्जुन सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वॉयर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सही इसका आंसर देख लेते हैं, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर देखा जाए तो एक वाटर रिजर्वॉयर है, जलाशय है, चंबल नदी में बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है आपको बताना है। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन भेड़ा घाट। आपका दूध धारा, कपिल धारा, चैचई या धुआंधार। भेड़ा घाट देखा जाए तो इंडिया के साथ साथ एमपी का एक इम्पॉर्टेंट साइट है। ठीक है, बताइएगा भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन भेड़ा घाट। सही इसका आंसर है धुआंधार। धुआंधार वाटरफॉल आपके भेड़ा घाट में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का आरंभ बिंदु लगभग समान है। बताइएगा, तापी व्यास, ब्रह्मपुत्र सिंधु, सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र गंगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा,
निम्नलिखित में से किस नदी का आरंभ बिंदु लगभग समान है, सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग है। ठीक है, सही इसका आंसर देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की अगर बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से निकलती हैं। एक मानसरोवर झील से निकलती है, दूसरा कैलाश पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, दोनों का सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग रहता है, मतलब आरंभ बिंदु लगभग समान रहता है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का, इंडस का भी बोलते हैं। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होकर आंध्र तट पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी या तापी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र, फ्लो इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश टू मीट द बे ऑफ बंगाल इन आंध्र कोस्ट? बताइएगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, तापी, इनमें से कौन सही? इसका आंसर है, इजी है, कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी भारतीय नदियों में से एक है देखा जाए तो, और ये कहाँ से निकलती है, ये जो नदी है महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश से होकर आंध्र तट पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। कृष्णा नदी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाईं ओर से गंगा नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, घग्गर, कोसी, सोन या गोमती। बताइएगा, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाईं ओर से गंगा नदी में नहीं मिलती है? इजी क्वेश्चन है, सही इसका आंसर रहेगा आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी देखा जाए तो बाईं ओर से नहीं मिलती है, ये देखा जाए तो लेफ्ट साइड से नहीं मिलती है, राइट साइड से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्त क्षेत्र में सुधारों की जांच और सुझाव दिए हैं? बताइएगा, भगवती समिति, नरसिम्हन समिति, आपके शैलिया समिति या अबिद हुसैन समिति? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एग्जामिन एंड सजेस्टेड द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? इनमें से कौन सा सही रहेगा? सही इसका आंसर है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताइएगा, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग? SLR, फिक्स डिपॉजिट, CRR या NEER? कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग? SLR, फिक्स डिपॉजिट, CRR या NER? ठीक है, इसका सही आंसर होगा, इजी है, NEER। SLR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म रहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR का फुल फॉर्म रहता है कैश रिजर्व रेशियो, NEER देखा जाए तो ये बैंकिंग वाला टर्म नहीं है, ये एक एक्सचेंज रेट है। SLR जैसे कि मैंने बताया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो रहता है, और जो नीर होता है वो एक एक्सचेंज रेट होता है। फुल फॉर्म इसका है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यदि केंद्र बैंक धन की आपूर्ति में वृद्धि और धन उधार लेने की लागत में कमी को प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? बताइएगा, सरकारी प्रतिभूतियां बेचनी चाहिए, कम नगद आरक्षित अनुपात करना चाहिए, CRR को कम करना चाहिए, या ऊपर के सभी देखा जाए तो जितने भी हैं करना चाहिए। क्वेश्चन है आपका, इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू एनकरेज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मनी, इट शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग? सही इसका आंसर है CRR को कम करना, कैश रिजर्व रेशियो को वो कम करेगी। कैश रिजर्व रेशियो को कम करने के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो जो केंद्र बैंक है धन की आपूर्ति में वृद्धि कर देती है और धन उधार लेने की लागत में कमी कर देती है, उसको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, CRR को कम करके। चलिए बताइएगा, आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना है। इसकी वकालत इसलिए की जाती है, क्यों की जाती है बताना है। यह भारत में अधिकतम विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करता है, इससे भारत की विश्व वित्तीय बाजार में आकर्षक शर्तों पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, इससे निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, या रुपए की परिवर्तनीयता दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले इसके विनिमय मूल्य को स्थिर कर देगी। बताइएगा, आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना है, इसकी वकालत किस लिए की जाती है? ठीक है, देख लेते हैं, इसका सही आंसर रहेगा, इससे क्या होता है ये देखा जाए तो भारत में अधिक विदेशी
पूंजी प्रवाह को आकर्षित करता है। ठीक है, इसलिए की जाती है इसकी वकालत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शन है आपका आर्थिक स्थिरता, विदेशी मुद्रा दर स्थिरता, भारतीय परिसंपत्ति का समान वितरण या मूल्य स्थिरता। ठीक है, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? सही इसका आंसर रहेगा भारतीय परिसंपत्ति, जो जितने भी आपकी परिसंपत्तियां हैं उसका समान वितरण। ये देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं आता है, मौद्रिक नीति जो रहती है उसके उद्देश्य के अंदर नहीं आता है भारतीय परिसंपत्तियों का समान वितरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की तुलना में अवमूल्यन कर सकती है? ठीक है, बताइएगा। ब्याज दर में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, विदेशी निवेश प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की तुलना में अवमूल्यन कर सकती है? ठीक है, बताइएगा कौन सी स्थिति। सही इसका आंसर है, देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी सिचुएशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैसा होगा। ठीक है, सही इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है ग्रीन बैंकिंग का मतलब। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? किसानों को वित्त पोषित करने वाले बैंक, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषित करने वाले बैंक, बैंक कृषि का वित्त पोषित करने वाले बैंक या सिंचाई परियोजना का वित्त पोषित करने वाले बैंक। ग्रीन बैंकिंग का मतलब आपको बताना है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। इन सभी ऑप्शंस में से सही इसका आंसर रहेगा पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषित करने वाले बैंक को ग्रीन बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तारापुर कमिटी वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता, तेल की कीमत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर, विदेशी मुद्रा भंडार या विशेष आर्थिक क्षेत्र। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? सही इसका आंसर है तारापुर समिति इंपॉर्टेंट थी, ये संबंधित थी पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है आपको फ्यूचर्स क्या है। फ्यूचर्स मतलब वायदा क्या है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बताना है आपको क्या होता है वो। बाद के चरण में डिलीवरी की धारणा के साथ बेची या खरीदी गई प्रतिभूतियां या वस्तु, उच्च कीमत पर बेचने के लिए खरीदी गई प्रतिभूतियां या वस्तु के विशेष प्रकार और मात्रा, शेयर और डिबेंचर सस्ती दर पर खरीदे जाते हैं और बाद में ऊंची दर पर बेचे जाते हैं, उसको बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताएगा फ्यूचर या वायदा क्या होता है। सही इसका आंसर है बाद के चरण में डिलीवरी की धारणा के साथ बेची या खरीदी गई प्रतिभूतियां या वस्तु, उसको फ्यूचर्स बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि शेयर मार्केट में यूज होते हुए आपको दिख जाएगा। चलिए बताएगा निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में अधिकतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं निर्धारित की है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टिमुलेटेड द मैक्सिमम कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट इन इंडिया? निजी क्षेत्र के बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, बैंक जो बीमा व्यवसाय करती हैं, या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। बताइएगा कौन से बैंक के लिए भारत में अधिकतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं निर्धारित की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? सही इसका आंसर है आपके स्थानीय क्षेत्र के बैंक ने। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए सबसे ज़्यादा पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं निर्धारण की गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए, VGA स्टैंड फॉर, VGA का आपको पूरा फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है आपका वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो गेम अवार्ड्स, वीडियो ग्राफिक एक्सेलरेटर। VGA का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, VGA का फुल फॉर्म बताना है। सही इसका आंसर रहेगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज PDA स्टैंड फॉर? PDA का अर्थ बताना है, फुल फॉर्म बताना है। पीपल्स डेटा असिस्टेंट या पर्सनल डेटा असिस्टेंट, पीपल्स डिजिटल असिस्टेंट या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बताइएगा PDA का फुल फॉर्म बताना है, PDA का क्या अर्थ निकल के आता है वो बताना है। सही इसका आंसर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा पानी से भी हल्का होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या मैंगनीज, बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, जनरल साइंस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी से भी हल्का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, सही इसका आंसर है, इजी है, सोडियम। सोडियम देखा जाए तो पानी से भी लाइटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन मेटल इज फॉल्स, अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेंसिल के अंदर का काला पदार्थ धातु सीसा होता है, 11 अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं, या गैसीय कार्बन गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक होता है, सभी अधातुआं प्रकृति में अध्वनिशील होती हैं, बताइएगा। अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही इसका आंसर है, पेंसिल के अंदर का काला पदार्थ सीसा होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, बताइएगा इसका सही कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, ऐसी कार्यवाही जिससे लोगों को बहुत गुस्सा आने की संभावना रहती है, उसको क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेमेबल या कमेंसरेबल या इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, उसको बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, ठीक है, यानी भड़काऊ भाषण जो दिए जाते हैं। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, उसको बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, दया हत्या का कार्य क्या कहलाता है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। सुसाइड कहलाता है, यूथनेशिया कहलाता है, इमोलेशन कहलाता है या एस्फाइजेशन कहलाता है, बताइएगा। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, दया हत्या का कार्य क्या कहलाता है? सुसाइड, यूथनेशिया, इमोलेशन या एस्फाइलेशन। सही इसका आंसर है, वो कहलाता है यूथनेशिया। ठीक है, दया हत्या। अगला क्वेश्चन है, बेयर मिनिमम नीड फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या कहलाता है? बताइएगा इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सस्टेनेंस, सबसिस्टेंस, सस्टेनेबल या सप्लीमेंट। बेयर मिनिमम नीड फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहा जाता है सबसिस्टेंस। ठीक है, सबसिस्टेंस कहलाता है। चलिए बताइएगा, इन पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर किसी में एरर है तो वो बताना है, अगर एरर नहीं है तो नो एरर बताना है। ठीक है, क्लीनिनेस ड्राइव विल बी कंडक्टेड इन द वेरियस लोकेलिटी टू ओपनिंग द ड्रेन ब्लॉक्ड विथ पॉलीथीन बैग। ठीक है, पांचवा है आपका नो एरर, किसमें एरर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है विथ पॉलीथीन बैग, ऑप्शन बी है कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटी, ऑप्शन सी है क्लीनिनेस ड्राइव विल बी, ऑप्शन डी है टू ओपनिंग द ड्रेन ब्लॉक्ड। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। डी में एरर है। ठीक है, ओपनिंग भी आ रहा है और ब्लॉक्ड भी आ रहा है, मतलब जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ रहा है और वर्ब का देखा जाए तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आ रहा है, ये दोनों साथ में यूज़ नहीं होता है। सही इसका आंसर है डी, स्टेटमेंट में एरर है। चलिए अगला स्टेटमेंट लेते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट द मेडिकल इमरजेंसीज आर नियरली ऑलवेज बी करेक्टेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। नो एरर, किस में एरर है वो बताना है, अगर एरर नहीं है तो नो एरर बताना है। ठीक है, इफ डिटेक्टेड अर्ली रियलाइज दैट द मेडिकल इमरजेंसीज आर, मोस्ट पीपल डू नॉट नियरली ऑलवेज बी करेक्टेबल, बताइएगा, या नो एरर। सही इसका आंसर है नियरली ऑलवेज बी करेक्टेबल। नियरली और ऑलवेज देखा जाए तो दोनों का एक साथ यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए एरर है इसमें। चलिए अब जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बताइएगा। पीपल हु बिलोंग टू सेम कंट्री को क्या कहा जाता है? ठीक है, सेकंड है अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस इन एनी एक्टिविटी और कैपेसिटी, उसको क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एंड एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही कवर करते चलते हैं। जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के हिसाब से 2023 भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम में ऑनलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट, रिकॉर्डेड वीडियो, कंप्लीट पार्ट 1 का सिलेबस कवरेज मिल जाएगा। 5 साल की यानी 5 महीने की आपको कोर्स वैलिडिटी इसमें देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप CGPSC नॉलेज आपको जरूर डाउनलोड करना है, कोर्स सेक्शन में जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस तो जैसे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, 1 साल की कोर्स वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी। और इंडियन इकोनॉमी की ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात करें तो ये कोर्स स्टार्ट है, ठीक है। सेपरेट कोर्स भी आपको मिल जाएगा और ऑल इन वन बैच में आपको ये कोर्स एक्सेस करने को मिल जाएगा। वैसे ही इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, ठीक है, मेरे द्वारा ली जा रही है। इसमें लगभग 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, आगे और भी लेक्चर्स होने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस का कोर्स मेरे द्वारा पूरी तरह कवर कर दिया गया है। इसमें कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट रहते हैं लेक्चर्स वो मेरे द्वारा कवर कर लिया गया है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो और जितने भी हैं टेस्ट सीरीज़, लेक्चर वाइज क्विज देखने को मिल जाएगी। PDF नोट भी अवेलेबल है, तो इसको आप ज़रूर अवेल करें। ऑल इन वन बैच में आपको सब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। पूरा जितना भी सब्जेक्ट कवर किया जाता है, ठीक है, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स बनाया गया है, तो इसको आप ज़रूर अवेल करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कवर अप करते चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। इसकी PDF नोट आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।